हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 16 दिसंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 दिसंबर 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने जो चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर आज की तरफ बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम का अगला संस्करण होगा, हर बार यहीं पर होता है। नेपाल के जनरल अशोक राज सिंहडेल को भारतीय सेना की जनरल की मानद रैंक दी गई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया कि नेपाल के सेना प्रमुख को भारत के सेना प्रमुख का दिया जाता है, भारत के सेना प्रमुख को नेपाल के सेना प्रमुख का उपाधि दिया जाता है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डोनाल्ड ट्रंप ने हरमीत ढिल्लो को अपना सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया है। दलाई लामा की खुशी का रहस्य का लेखक डॉक्टर दिनेश सहारा हैं। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को मासिक सहायता 1,000 रुपये देने की मंजूरी दी है दिल्ली राज्य सरकार ने। और पहला भारतीय समुद्री विरासत सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके अलावा 30वां कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह संपन्न हुआ। इसमें लक्ष्य को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 3 गुना हो जाएगी 2031 तक, ऐसा कहना है केंद्र सरकार के कैबिनेट का। पद्म पुरस्कार से सम्मानित गुजराती सुगम संगीत के दिग्गज पुरुषोत्तम उपाध्याय जी का 12 दिसंबर को निधन हो गया। इन्हें 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड नवंबर 2024 के लिए जीत लिया है हरीश राउफ और डैनी वाइट हॉज ने। हरीश राउफ ये हैं पाकिस्तान के, डैनी वाइट हॉज ये इंग्लैंड की हैं। तो ये टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया है रिवीजन। और इसकी क्विज पीडीएफ आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर के सॉल्व कर लेना। ध्यान रहे एमजेटी ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर से ही आपको डाउनलोड करना है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पहला क्वेश्चन है आज का, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन दिवस और थीम का होता है, इसको लेकर के बोर तो नहीं होते हो आप? पहला क्वेश्चन फिक्स रहता है कि कोई न कोई दिवस या थीम वाला रहेगा, क्योंकि इसको एक बार बस दिमाग में बैठाना रहता है कि आज दिन है तो आज कौन सा दिन होगा, है ना। तो ये दिवस वाला मुझे लगता है पहले स्थान पर रखना ज़्यादा सही रहता है। फिलहाल यहाँ हम लोग बात करेंगे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। आपका जो ओपिनियन हो बताइएगा ज़रूर। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ये राष्ट्रीय स्तर की ऊर्जा को बचाने के लिए एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ऊर्जा कैसे बचाना? जैसे आप विद्युत ऊर्जा बचा सकते हो, कहीं पर आप वाटर का लॉस हो रहा है, फालतू के पानी जो है इधर उधर लोग खराब करते हैं, उसको बचा सकते हो। ठीक है, ठंडियों में ना नहा कर भी बचा सकते हो। फिलहाल और भी बहुत तरीके से एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सकता है और 1991 से इसकी शुरुआत हुई थी। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार 1 मार्च 2002 को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना की गई थी भारत सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 14 दिसंबर को दिया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस समारोह के दौरान ही। तो ऊर्जा का संरक्षण तो आपको समझ में आ गया ना। चलिए, फिलहाल दिसंबर महीने के अभी तक कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आए हैं इनका रिवीजन कर लेते हैं, कई दिन हो गए हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, 6 दिसंबर महापरिनिर्वाण दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस, 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय परिवर्त दिवस, 11 को ही यूनिसेफ का स्थापना दिवस, 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस और 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और 14 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सा राज्य गाय के दूध उत्पादन में नंबर 1 बनने वाला है? तो गाय के दूध उत्पादन में नंबर 1 बनेगा दोस्तों उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी के टाइम पर सेकंड पोजीशन रखता है, लेकिन आने वाले दिनों में फर्स्ट पर आने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। अच्छा देखो, उत्तर प्रदेश अभी दूसरे पर है, लेकिन बीच बीच में टॉप पर भी आ जाता है। फर्स्ट पर राजस्थान अभी के टाइम पर है, लेकिन बीच में अभी शुरुआत में इस साल के उत्तर प्रदेश टॉप पर पहुंच गया था, है ना। तो टॉप पर दोबारा से पहुंचने का ये टारगेट लेकर के उत्तर प्रदेश चल रहा है और खास करके गाय के दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर बनना चाहता है। वर्तमान में
दूध उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान रखता है, पहले पर राजस्थान है, ये बात ध्यान रखना। और पहला दूसरा इन लोगों के बीच में चलता रहता है, तो इसको लेकर के परेशान भी मत होना कि अभी तो गूगल पर ये दिखा रहा है, उसके बाद 2 महीने बाद अगर वीडियो देख रहे हो तो गूगल कुछ और दिखा रहा हो, है ना। तो इसको लेकर परेशान मत होना, ये दोनों पहले दूसरे पर आते रहते हैं। भारत में गाय उत्पादन में शीर्ष स्थान प्राप्त करना ये उत्तर प्रदेश का लक्ष्य है और प्रतिवर्ष 5.29 मिलियन टन दूध का उत्पादन करता है। उत्तर प्रदेश आया है तो कई दिन हो गए उत्तर प्रदेश के बारे में रिवीजन नहीं किए हम लोग, आज रिवीजन करते हैं। लखनऊ राजधानी है, योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी हैं। यहाँ पर रामगढ़ ताल, सुरहा ताल, गोविंद बल्लभ पंत सागर और मोती झील है। दुधवा नेशनल पार्क एकमात्र नेशनल पार्क है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, लखीमपुर खीरी में पड़ता है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है, इटावा लायन सफारी है। चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थावलिया, पैते, छोरा, ये यहाँ के लोक नृत्य हैं प्रमुख। अच्छा, एक और आया था महाराजगंज याद रखना, एशिया का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र खोला गया है, तो ये भी याद रखना। ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट है तो पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा जिले हैं यहाँ पर 75 जिले हैं और अभी एक स्पेशल जिला बनाया गया है कुंभ मेला को लेकर के, याद होगा कुंभ मेला को लेकर के अभी मैंने बताया था आपको कि एक स्पेशल जिला बनाया गया है, बाकायदे वहां पर पूरा प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त की गई है जिससे कुंभ मेला सक्सेसफुली आयोजित कराया जा सके। तो एक नया जिला अभी ऐड हुआ है, टेम्पोररी है ये, ठीक है, परमानेंट नहीं है, इसीलिए +1 लिखा गया है। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें 403 यहाँ पर हैं, 100 विधान परिषद में सीटें हैं, लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। अगला, टाइम मैगजीन ने किसको 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो टाइम मैगजीन का 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर डोनाल्ड ट्रंप को चुना गया है। एज एक्सपेक्टेड डोनाल्ड ट्रंप ही बनने वाले थे, लग भी रहा था, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और जो सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है वो उस साल का पर्सन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन में आता ही आता है। तो जैसे जब जो बाइडन और कमला हैरिस जीती थी 2020-21 में चुनाव, तो 20 वाले में ये इन दोनों को शामिल किया गया था। 2021 में एलन मस्क सबको पीछे करते हुए, आपको मैं लिस्ट दिखाता हूँ एक्चुअली 2021 में क्या हुआ था कि एलन मस्क को शामिल किया गया था यहाँ पर, 2021 वाला और 20 वाला नहीं है। चलिए मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, 2021 में एलन मस्क ने सबको पीछे करते हुए सबसे नंबर 1 का खिताब पहुंचा था, मतलब कि वो सबसे अमीर व्यक्ति बने थे। 2022 में आपने देखा कि ये व्लादिमीर जेलेंस्की एक बोले कि झुकेंगे नहीं, तो नहीं झुकेंगे, तो इस वजह से दुनिया ने काफ़ी ज़्यादा इनका प्रेज़ किया था। रसिया ने अटैक कर दिया था यूक्रेन पर तब, तो स्पिरिट ऑफ यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की इन दोनों को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था। फिर 2023 में टेलर स्विफ्ट ये पर्सन ऑफ द ईयर चुनी गई और 2024 के डोनाल्ड जे ट्रंप को चुना गया है, ठीक है ना। 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर आपने देखा, इन पर अटैक भी हुए, असैसिनेशन के वहाँ से भी बचकर आए, उसके बाद फिर 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने अमेरिका के, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और दूसरी बार ही इनको मान्यता भी मिली। 2016 में भी जब ये राष्ट्रपति बने थे तब इनको टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर रखा था और 2024 में भी एक बार फिर से राष्ट्रपति बने हैं और फिर से टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आ गए हैं। अगला, 2024 दिसंबर में फ्रांकोइस बायरू को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? फ्रांकोइस बायरू ये फ्रांस के बने हैं नए प्रधानमंत्री। देखो फ्रांको फ्रांस आप ऐसे याद कर सकते हो, ट्रिक से समझ सकते हो, फ्रांको के नाम में ही देखो फ्रांस नजर आ रहा है आपको, ठीक है ना। इंग्लिश में लिखोगे तो फ्रांस आपको नजर आ जाएगा, तो आसानी होगी, ऑप्शन में डिकोड कर लेना, ये नए प्रधानमंत्री होंगे। ध्यान रहे प्रधानमंत्री को उतना पावर नहीं होती है फ्रांस में, ज्यादा पावर राष्ट्रपति को होती है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है, उन्होंने ही अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया है अभी। तो ये चौथे प्रधानमंत्री हैं 2024 में नामित होने वाले। आपने देखा पिछले दिनों में काफी उथल पुथल रहा प्रधानमंत्री को लेकर, बार बार बदल रहे हैं। फिलहाल अभी मिशेल बार्नियर थे, फ्रांस के इतिहास में सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बन गए, अब ये भी जा चुके हैं, 3 महीने तक रहे और अब फिर से फ्रांकोइस बायरू आ गए हैं। पेरिस राजधानी है, यूरो यहाँ की मुद्रा है और इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। फ्रांस कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में, चलिए दिखाते हैं लोकेशन। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, यहाँ से आना है आपको यूरोप में। यूरोप आप आओगे तो ऊपर साइड इधर पड़ेगा यूरोप। यूरोप में सबसे बड़े देशों में गिनती होती है फ्रांस की। फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, यूक्रेन हुआ, जर्मनी हुआ, ये सब बड़े देश हैं। तो फ्रांस आपको यहाँ नजर आ जाएगा। पेरिस जो है ये इसकी कैपिटल होती है,
पेरिस राजधानी है। पेरिस से आपको याद रखना है किसका किसका हेडक्वार्टर है। पेरिस में साथियों यूनेस्को का हेडक्वार्टर है, पेरिस में FATF का हेडक्वार्टर है, और पेरिस में ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का हेडक्वार्टर है। और पूछा जाएगा फ्रांस और इंग्लैंड या यूके किससे अलग होते हैं, तो आप बताइएगा इंग्लिश चैनल से अलग होते हैं। ठीक है ना, फ्रांस और इंग्लैंड इंग्लिश चैनल से अलग होते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश चैनल है। चलिए, और बाकी पेरिस में बहुत सारी चीज़ों की स्थापना हुई थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ हुआ, फीफा जो हुआ उसकी भी स्थापना पेरिस में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर 22वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। दिव्य कला मेला ये दिव्यांग व्यक्तियों के लिए होता है, और दिव्यांग व्यक्तियों के द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और उनके द्वारा जो उद्योग चलाए जा रहे होते हैं, तो उनको एक मार्केट, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ये समय समय पर आयोजित किया जाता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में भी कई सारे दिव्य कला मेला के बारे में मैं जिक्र कर चुका हूँ आपसे। तो दिव्य कला मेला इस बार भी आयोजित किया गया, और नई दिल्ली में इस बार ये आयोजित हुआ, 22वां था। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि साल भर में एक ही बार होता है, साल भर में। इस साल ही मैंने आपको 3 से 4 बार बता दिया है कि ये कहाँ कहाँ पर हुआ। जैसे एक बार छत्तीसगढ़ बताया था मैंने, लखनऊ बताया, दिल्ली बताया था। ठीक है, और कई जगह मतलब हो चुका है। तो इस बार अभी नई दिल्ली हुआ है इंडिया गेट पर 12 से 22 दिसंबर को। एक बार मैंने आपको कर्नाटक के बारे में बताया था, कर्नाटक में हुआ था। तो यहाँ लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी या कारीगर भाग ले रहे हैं, और नई दिल्ली के इंडिया गेट पर एक दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई थी, अभी तक 22 बार हो चुका है। अगला, विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया। तो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आयुर्वेद एक्सपो का आयोजन देहरादून में किया गया। देहरादून आप जानते हो ये विंटर कैपिटल है उत्तराखंड की। ठीक है ना, उत्तराखंड में 2 कैपिटल है, समर कैपिटल होती है गैरसैंण, और विंटर कैपिटल जो होती है ये होती है देहरादून। ठीक है ना, तो देहरादून में अभी विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन किया गया है। आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च, डेवलपमेंट और सफलताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना इसका उद्देश्य था। थीम इसकी रखी गई है डिजिटल हेल्थ आयुर्वेदिक अप्रोच। उत्तराखंड आया है, उत्तराखंड के बारे में देखते चलो। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, 13 जिले लेकर के ये अलग हुआ था। आज भी यहाँ पर 13 जिले ही हैं, है ना। और कब अलग हुआ था, तो ये 9 नवंबर को सन 2000 को अलग हुआ था। जब ये अलग हुआ था तब बना था 27वां राज्य। ठीक है, उत्तराखंड। और पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से सीएम है। गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। भीमताल, नैनी झील, सप्तऋषि कुंड, नैनीताल, रामताल, माताताल ये यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का। 1936 में बना था, 1936 में बना था। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेली के बाद जिम कॉर्बेट नाम रखा गया, और अभी नाम रिसेंटली चेंज कर दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। इसे आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है पॉइंट। तो रामगंगा नेशनल पार्क इज द लेटेस्ट नेम। रामगंगा नदी के किनारे है, इसलिए इसका नाम रखा गया है। बाकी गंगोत्री, नंदा देवी, राजा जी ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान और भी हैं यहाँ पर। माना नीति, लिपुलेख 3 प्रमुख दर्रे हैं। लोक नृत्य में छपेली, छोलिया, हारुल, गढ़वाली, कजरी प्रमुख लोक नृत्य हैं। अगला, स्वाद एटलस द्वारा जारी 2024-25 के शीर्ष खाद्य शहरों में कौन सा शहर टॉप पर है। तो स्वाद एटलस ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, और इसमें खाद्य शहरों में सबसे बेस्ट शहर पूछा गया है। तो इसमें टॉप पर नेपल्स इटली को रखा है इसमें, कि सबसे ज्यादा फूडी कहाँ पर है। ठीक है ना, बेस्ट फूड सिटीज कौन कौन सी हैं। तो टॉप 5 में आपको एक इंडिया का भी दिख जाएगा, बाकी इटली का। इटली के लोग ना खाने में काफी ज्यादा मतलब फेमस हैं खाने पीने को लेकर के। तो नेपल्स इटली जो है, पिज्जा मार्गरेटा इसकी रैंक 1 मिली है इसको। रैंक 2 रसेटो अला मिलानीजे को मिला है। मिलान इटली में ज़्यादा फेमस है। ये सिटीज़ के नाम हैं, और ये समझ लो फूड प्रोडक्ट के नाम हैं। इसके अलावा मुंबई में बात करते हैं डायरेक्ट, वड़ा पाव। ठीक है, वड़ा पाव रैंक 5 मिला हुआ है। अगला, यस बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया। तो यस बैंक के कार्यकारी निदेशक मनीष जैन नियुक्त किए गए हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। यस बैंक आप सबको पता है 2004 में स्थापित हुई थी, और बीच में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल रहा। 2019 में तो इसको आरबीआई ने बैन कर दिया था। बाद में एसबीआई ने 49% स्टेक खरीद करके इसको दोबारा से उठाना चाहा, लेकिन तब से उठ नहीं पाया दोबारा। फिलहाल यहाँ पर मनीष जैन होंगे कार्यकारी निदेशक। 11 दिसंबर 2024 से 2027 तक के 3 वर्ष के लिए इनको नियुक्त किया गया है।
2004 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्रशांत कुमार इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं और राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर इसको स्थापित किया था। अगला, हाल ही में किसको ट्रांस यूनियन सिविल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया? तो ट्रांस यूनियन सिविल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है भावेश जैन को। ट्रांस यूनियन सिविल, सिविल का नाम तो आपने जरूर ही सुना होगा, आप सिविल स्कोर सुनते रहते हो, चेक भी करते रहते होगे। तो ट्रांस यूनियन सिविल जो है एक रेटिंग एजेंसी है। तो इसके अब नए होंगे सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर यानी एमडी। कौन होंगे? भावेश जैन। राजेश कुमार की जगह ये लेंगे। पिछले 5 वर्षों से ट्रांस यूनियन सिविल में ये मुख्य राजस्व अधिकारी या कहें कि चीफ रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में काम कर रहे थे। ओके, तो ये बहुत टाइप की अपना सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है। तो इसके अब ये होंगे एमडी सीईओ। किस देश को 1 जनवरी 2025 से यूरोपीय संघ की सीमा फ्री सेंजेन क्षेत्र में पूर्णतः शामिल करने की योजना है? तो देखिए, यूरोपीय यूनियन की सेंजेन जो क्षेत्र है, सेंजेन रीजन है, उसमें अब रोमानिया और बुल्गारिया को ऐड किया जाएगा। उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। रोमानिया और बुल्गारिया ये दोनों सेंजेन क्षेत्र में आ जाएंगे। सेंजेन क्या है आइए समझते हैं। देखिए, आपने ये सुना होगा ना कि यूरोप वगैरह में तो वो तो बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, तो उन लोग को ना कभी भी मतलब कोई रहता दूसरे देश में है, जाकर जॉब दूसरे देश में कर रहा है, सबकी मुद्रा एक है, सबकी करेंसी एक है और कोई बॉर्डर का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ऐसा सुनने को मिलता होगा। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा सभी यूरोपियन कंट्री के साथ नहीं है। ऐसा यूरोपियन यूनियन में जो सेंजेन क्षेत्र में आते हैं उन्हीं यूरोपियन कंट्रीज के बीच ऐसी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि देखो, कोई देश ऐसा है जो बहुत अमीर है यूरोपीय देश, कोई देश ऐसा है जो बहुत गरीब देश है, जहाँ की इकोनॉमी कम है, जहाँ की करेंसी जो है उसकी अपेक्षा बहुत डाउन पर है ना। मतलब जैसे है तो करेंसी वहाँ की, लेकिन उसकी डिपेंड ये करेगा ना करेंसी की वैल्यू कितनी है। तो वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आकर यहाँ कमा रहे हैं और यहाँ आकर के खर्च रहे हैं, यहाँ ज़्यादा वेजेस मिलेगा और यहाँ खर्च करेंगे। तो इस ये सब चीज़ें ना हो। जैसे आप आज के टाइम पर अगर थोड़ा सा नॉलेज रखते हुए तो कनाडा और यूएस के बारे में देखते होगे, जो बॉर्डर पर रहते हैं तो यूएस में कमा करके जाकर कनाडा में रह रहे हैं, तो कनाडा में रहना उनको सस्ता पड़ रहा है, यूएस में कमाना अच्छा पड़ रहा है, मिल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो इसीलिए एक सेंजेन क्षेत्र बनाया गया। सेंजेन क्षेत्र में ये समझौता किया गया कि इस रीजन के तहत जितने भी देश आ रहे हैं ना, उन देश के लोग कभी भी आ जा सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। कोई उनको बार बार वीज़ा अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो ऐसा भी कर सकते हैं कि शाम को अपने घर लौट रहे हैं दूसरे देश में और दिन में सुबह में नौकरी करने दूसरे देश में आ रहे हैं, है ना। करीब करीब कंट्रीज़ भी हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर पर है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सेंजेन क्षेत्र बनाया गया था। अब इसी सेंजेन क्षेत्र में रोमानिया और बुल्गारिया को भी ऐड करने की बातचीत चल रही है। अब इससे 425 मिलियन से अधिक ईयू नागरिकों और गैर ईयू निवासियों के लिए मुक्त आवागमन की गारंटी मिल जाएगी। ठीक है, आपने सेंजेन वीज़ा भी सुना होगा। जब पेरिस ओलंपिक शुरू हुआ था तो पेरिस ओलंपिक से पहले डिजिटल सेंजेन वीज़ा वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि पेरिस ओलंपिक के पहले वो जारी किया गया था। तो वो डिजिटल सेंजेन वीज़ा भी ऐसे ही था कि सेंजेन क्षेत्र के जो लोग हैं वो डिजिटली वो एक डॉक्यूमेंट अप्रूवल करके 90 दिनों तक जाकर के वहाँ रह सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही सेंजेन प्रवेश यहाँ पर भी है। तो चलिए अब थोड़ा सा रोमानिया और बुल्गारिया को देख लेते हैं मैप में। तो वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से फिर से आपको आना है यूरोप में। यूरोप में आ गए आप। यूरोप में आते ही आप देखिए इधर ये यूक्रेन है ना, बड़ा सा देश जहाँ से अभी रसिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है। नीचे आपको देखने को मिलेगा मालदोवा, उसके बाद ये रोमानिया। रोमानिया तो मिल गया। रोमानिया की जस्ट बाद आपको बुल्गारिया मिलेगा। देखो सेंजेन क्षेत्र में यहाँ के देश तो सब शामिल हैं, लेकिन यहाँ रोमानिया बुल्गारिया मतलब ये रीच बहुत लंबी नहीं थी, लेकिन अब रोमानिया बुल्गारिया को भी शामिल कर लिया जाएगा। तो ये दोनों भी देश के नागरिक जो हैं वो यहाँ पर मुक्त में आवागमन कर पाएंगे। तो ये रोमानिया है। रोमानिया की राजधानी जो होती है ये बुचारेस्ट होती है, बुल्गारिया की सोफिया है। ठीक है, तो ये इसकी राजधानी है दोनों की। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार 2034 में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 2034 में फीफा वर्ल्ड कप सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। आखिरकार सऊदी अरब को मेजबानी मिल ही गई। तो देखो फीफा वर्ल्ड कप अभी 2022 में कहाँ पर हुआ था? कतर में हुआ था, ये तो आपको याद होगा। 2026 में कहाँ होने की घोषणा हुई? तो कई बार मैंने आपको बताया है कि ये यूएस, कनाडा और मैक्सिको इन 3 देशों में आयोजित किया जाएगा। मतलब नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के 3 महत्वपूर्ण देश जो हैं बड़े बड़े, उनमें आयोजित होगा।
फिर 2030 वाला बात आया था कि 2030 वाला कहाँ आयोजित किया जाएगा, और 2034 वाला, तो यहाँ पर ये 2034 की बात की गई है कि सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। और 2030 वाला भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को में आयोजित होगा। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को, ठीक है, मतलब कि अब की बार यूरोप में होगा। तो 2030 वाला, ठीक है। तो एक बार नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, फिर अब यूरोप कॉन्टिनेंट, और इसके बाद सऊदी अरब फिर से आ गया एशिया में, और कतर में भी हुआ था तो भी ये एशिया ही था। तो फिलहाल 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की यहाँ बात हो रही है, फुटबॉल वर्ल्ड कप की, तो ये होगा सऊदी अरब में, ठीक है। 5 मेजबान शहर अभी बता रहे हैं, हालांकि ये सब आगे चलकर चेंजेस भी हो जाते हैं क्योंकि 2034 अभी काफ़ी लंबा समय है। तो ये थे आज के दिन के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो समझ में आती है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, और जितने लोग भी भूले भटके गए हुए हैं उनको वापस बुलाइए, और दोबारा से अब शुरू होने वाले हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण काम पर आपके लिए लगे हुए हैं, आप लोग गेस कीजिए वो कौन सा काम है जो इस बार थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन जल्द ही आपके सामने आएगा। आप वो कमेंट करके अपना गेस कर सकते हैं, बाकी जाने वाले दिनों में मैं आपको जल्द ही बताऊंगा ही। तो फिलहाल पहुंचते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस पर। कल मैंने पूछा था मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का संबंध किस राज्य से है, तो बिहार से है। विश्व शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आनंद विश्वनाथन थे, दूसरे डी गुकेश बन गए हैं। आज का आपके लिए क्वेश्चन है, कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया। दूसरा, खेलो इंडिया विंटर गेम का शुभारंभ कब से हुआ था। दोनों क्वेश्चन इजी हैं, अच्छे हैं, आप कमेंट करके इनका आंसर बताइए। और ई बुक वगैरह भी आ गई है नवंबर मंथ की, तो ई बुक जा करके आप परचेज कर सकते हैं MJT ऐप से। नवंबर मंथ की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।